अगर रद्दी को भी खरीदने से पहले तोला जाता है तो आपको कामयाब होने से पहले अगर किस्मत आजमा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंधों के तनाव संभाव्य क्षेत्र। आप सुनते ही रहते होंगे कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि जो केंद्र होता है और जो राज्य सरकारें होती हैं उनके बीच किन किन मामलों में तनाव हो सकता है या तनाव होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी का तरीका। अब आप जानते हैं जैसे केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होते हैं राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट साहब। सेम टू सेम वही कार्य जो राष्ट्रपति जी केंद्र लेवल पे करते हैं वही कार्य राज्य में कौन करता है? गवर्नर करता है। तो जो गवर्नर है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब देखिए, किसी भी राज्य का जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है? वो करती है केंद्र सरकार। तो जो गवर्नर है उसके दो काम होते हैं, एक तो वो केंद्र का एजेंट होता है और दूसरे नंबर पे वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है और जो बर्खास्तगी का तरीका है, इसके लिए जो संविधान है वो ऐसा कुछ नहीं बताता कि जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितने समय का होगा। ये केंद्र सरकार के ऊपर यानी राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब राष्ट्रपति जी किसके कहने पे काम करते हैं? वो करते हैं मंत्रिपरिषद के कहने पे। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी पर्सन को कब गवर्नर के पद से हटाया जाए। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी राज्य में ए पार्टी की सरकार है, ठीक है, लेकिन जो केंद्र है उसमें बी पार्टी की सरकार है। ठीक है, मतलब राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। तो जो गवर्नर है अगर केंद्र सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसको हटाया जा सकता है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इस मामले में भी बहुत ज्यादा तनाव होते रहते हैं कि आप लोग सुनते ही रहते होंगे न्यूज में कि जो गवर्नर है उसकी राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसके साथ नहीं बन रही है। नहीं बन रही है का क्या मतलब है कि उनके जो कार्य में है उसमें तालमेल वो नहीं बैठा पा रहे हैं। ठीक है, या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मान लीजिए अब मैं आपको रियल एग्जांपल से ही समझाता हूं। अब 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब 2024 में जो इलेक्शन हुआ, जो जनरल इलेक्शन हुआ, अगर उसमें कांग्रेस की सरकार आ जाती तो अब जो राज्य 28 राज्य हैं उनमें जो गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो जरूरी है कि क्या जरूरी है कि उन्हीं गवर्नरों को पद पर बने रहने दिया जाता? जी नहीं। चाहे उनका कार्यकाल 5 साल का हुआ या नहीं तो उनको हटा के दूसरे गवर्नर ज्यादा कर लाए जाते हैं उनकी जगह। तो ये एक बर्खास्तगी का तरीका होता है, क्योंकि जो संविधान है वो ऐसा नहीं कहता कि 5 साल से पहले आप गवर्नर को नहीं बदल सकते। दूसरा भी इसी से पॉइंट है, राज्यपाल का दलगत व पक्षपातपूर्ण रवैया। अब मान लीजिए ऊपर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर हम पंजाब का एग्जांपल लें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या जो पंजाब की विधानसभा है उसमें से कोई बिल पास होके अगर गवर्नर के पास जाएगा कि जब गवर्नर साइन करेगा तभी तो वो जो बिल है वो विधेयक है वो कानून बनेगा। लेकिन अब जो राज्यपाल है वो पहले एक बार केंद्र में पूछेगा कि मैं इस पे कार्य करूं या नहीं करूं। तो अगर वो उस पे मतलब वो कानून अगर अच्छा भी हो लेकिन केंद्र सरकार को अगर वो कानून अच्छा ना लगे या उनके अनुसार वो कानून नहीं है तो वो अपने गवर्नर को बोल देंगे कि आप इस पे साइन नहीं कीजिए, तो वो उसको साइन नहीं करेगा। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है वो जिस पार्टी ने नियुक्त किया है वो उनकी तरफ थोड़ा झुकता है। तो ये बात यहाँ पे बोली जाती है। हालांकि अब देखिए जरूरी नहीं है। अब आप कहेंगे अगर गवर्नर ने अपनी मर्जी से साइन कर दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि आपको साइन नहीं करना था तो केंद्र वाले उसको हटा देंगे, क्योंकि संविधान कहीं पे भी उसके पद की सुरक्षा का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो होते हैं वो दलगत या फिर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये राज्य सरकारें कहते रहते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन का लगाना। यह भी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि जिस राज्य में जो सरकार है अगर वो केंद्र सरकार के अनुसार कार्य ना करे या फिर जो उसके कार्य हैं वो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आए तो वो गवर्नर क्या काम करता है, गवर्नर ऊपर बता देता है, राष्ट्रपति जी को बोल देता है कि यहाँ पे सही से काम नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे भी जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन के लिए आर्टिकल 356 का यूज होता है। तो आर्टिकल 356 का अब तक बहुत बार ऐसा हुआ है कि गलत तरीके से उपयोग किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये भी एक जो तनाव का क्षेत्र रहता है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाने हेतु केंद्रीय बलों की तैनाती। अब देखिए जो राज्य की पुलिस होती है वो किसके अंडर होती है? वो होती है गृह मंत्रालय के अंडर। अब अगर बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कई बार दंगे हो जाते हैं तो जो पुलिस है उनसे मामला नहीं संभलता,
तो क्या होता है, तो केंद्र बीच में आ जाता है और जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, मतलब जो हमारी सेना है, उसको राज्य में भेज दिया जाता है। तो बहुत बार राज्य सरकार कहती है कि आपने यहाँ पे सेना भेजने की आवश्यकता नहीं थी, हम यहाँ पे खुद हैंडल कर लेते। तो ये भी एक तनाव का क्षेत्र रहता है। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना। अब देखिए, कोई भी जो विधेयक है वो कानून कब बनता है राज्य में, जब उस पर गवर्नर साइन कर देते हैं। तो क्या होता है, गवर्नर के पास जैसे ही ये क्या हुआ कि गवर्नर के पास कोई विधेयक गया, तो अगर वो उसको यस बोल देते हैं तो वो कानून बन जाता है, या फिर वो उसको नो कर सकते हैं कि मैं इसको कानून बनने नहीं दूंगा, या फिर वो उसको दोबारा फिर वापस भेज सकते हैं, एक बार भेज सकते हैं वो, ठीक है, कि अब आप इसको दोबारा फिर चर्चा करिए, विधानसभा को बोलेंगे कि मेरे को ये सही नहीं लग रहा जो आपने कानून बनाने के लिए भेजा है, साइन करने के लिए, आप इस पे एक बार फिर से चर्चा कीजिए, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रख देते हैं। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है, वहां पे उनके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं होते कि वो जो राज्य का उनके पास आया है बनाने के लिए, कानून के लिए, वहां पे जो साइन करने के लिए राज्यपाल ने भेजा है, तो उनके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती कि वो कब तक उस पर साइन करेंगे, उसको यस कब तक बोलना है, नो कब तक बोलना है। तो ये भी एक तनाव का क्षेत्र रहता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव। ये तो जी सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य सरकार आरोप लगाती है कि आपने उनको ज्यादा फंड दे दिया। जहां पे आपकी सरकार है, मतलब जहां पे केंद्र और राज्य में सेम सरकार है, वहां पे बोला जाता है कि इस राज्य में तो इसलिए फंड आ गया क्योंकि केंद्र में भी सरकार इसी पार्टी की है, राज्य में भी सरकार सेम पार्टी की है। लेकिन अब जैसे अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल लें या केरला का एग्जाम्पल लें, तो वहां पे अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, तो वो आरोप लगा सकते हैं कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। ये तो लगाया ही जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, अब जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या फिर फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके जो मतलब इनमें जो बंदे चुन के आते हैं उनको केंद्र ही परीक्षण देता है, केंद्र ही उनको तैयार करता है, लेकिन वो सेवा कहां पे करते हैं, मतलब वो कार्य कहां पे करते हैं, वो राज्य में आके कार्य करते हैं। तो ये एक आरोप लगाया जाता है संघीय व्यवस्था में कि जैसे जो सेवाएं हैं वो केंद्र लेवल पे भी सेवाएं हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी भी लोक सेवाएं होती हैं। तो जब केंद्र और राज्य के पास अपनी अलग अलग लोक सेवाएं हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। देखिए, ये एक बहस का विषय जरूर है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं हमारे भारत देश में जरूर होनी चाहिए। इसलिए क्यों अपनाई गई, ये इसलिए अपनाई गई ताकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सारे देश में समान तरीके से एक जैसी ही बनी रहे, ठीक है। लेकिन आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। फिर है मीडिया का प्रयोग। मीडिया का प्रयोग, जैसे ही अभी हरियाणा का इलेक्शन रिजल्ट आया तो आप सभी देखते हैं, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे तो ये केस अलग है, लेकिन मीडिया का जो प्रयोग है वो केंद्र सरकार अपने हिसाब से करती है। तो लोगों को प्रभावित करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं आप सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मीडिया का जो गलत या सही उपयोग किस तरह से किया जाता है सरकारों द्वारा। तो ये भी एक पॉइंट रहता है। अब देखिए, हमारे भारत देश में मीडिया का क्या हाल है। पिछला जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें क्या था, उसमें कहा गया कि जो बीजेपी पार्टी है उसकी जो सीट्स हैं, जब इलेक्शन हो गया और रिजल्ट आने से पहले, मतलब जो एग्जिट पोल आए, उसमें जो बीजेपी की सीट है वो 80 सीट के आसपास दिखा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी की सीटें कितनी आई, 40। सेम वही हाल अब इलेक्शन में हुआ 2024 में। कांग्रेस पार्टी की सरकार, इवन जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुआ तो कांग्रेस की जो सीट्स हैं वो 72-73 सीट दिखा रहे थे, लेकिन बाद में सीटें कितनी आई, सीटें आई 37-38। तो ये जो मीडिया का उपयोग है, कई बार इसके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि इसका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। फिर है अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। प्रेजेंट में भी यही केस चल रहे हैं दिल्ली में, झारखंड में, कि जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ जांच आयोग जब केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है, तो यह भी राज्य और केंद्र के बीच तनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। अगला पॉइंट क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। इसके ऊपर भी लड़ाई बहुत ही रहती है कि जो हम कर इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पैसा कैसे बंटता है, वित्त आयोग अनुशंसा देता है कि राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा। आर्टिकल 280 के तहत जो वित्त आयोग है उसको राष्ट्रपति जी द्वारा बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है। फिर है राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। अब हमारे भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्रीय जो सूची है उस पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जो कानून बनाने का हक है वो राज्य
राज्य सरकार को है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं, मेनली 5 ऐसे मामले हैं जहां पे जो राज्य सूची के विषय है उन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इसके ऊपर भी इनमें आपस में बहसबाजी चली रहती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप इनको अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।